हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से हमारे क्लासेस स्टार्ट हैं और ये एक डेमो वीडियो है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और भी अन्य सब्जेक्ट के डेमो वीडियो आप जल्द ही देख सकेंगे। इसके बाद आप हमारे सुपर 100 बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पेड कोर्स खरीदना होगा और उसके बाद आप हमारे सुपर 100 कोर्स से जुड़ जाएंगे। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इसे क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया एजुकेशन हब के सुपर 100 बैच से जुड़ सकते हैं। उन सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, मतलब कब, कैसे और कहाँ। यहाँ से हम समझने वाले हैं कि इतिहास क्या है, हमें इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है, हम इसे कितने भागों में बांटते हैं। तो आज हम इसकी रूपरेखा देखेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई, मतलब आगमन कैसे हुआ, उन्होंने कैसे व्यापार किया और कैसे राजनीति में आ गए। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई भी देंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का मतलब क्या है। तो अगर सरल भाषा में समझा जाए तो बीता हुआ कल, मतलब पास्ट। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पास्ट, जिसमें हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हम हिस्ट्री। जैसे कि आपने कई राजाओं की कहानियाँ सुनी होंगी कि उन्होंने जो है कई प्रदेश जीते थे, उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनके अचीवमेंट्स के बारे में आप जानते होंगे। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, हिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम कहानियाँ पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। इस डेमो वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। आज से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट है उसमें हम सिर्फ फोकस करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में जितने भी चैप्टर हैं वो सभी पढ़ाए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। जैसे ही दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते तो यहाँ से सबसे पहला आपका चैप्टर होता है कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पर आए, यहाँ पर व्यापार किया और राजनीति हस्तक्षेप करने लगे और वहाँ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री के बारे में जानकारी जो होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हमें कई बुक्स से मिलती है। कई बुक्स लिखे गए थे उस टाइम पर, जितने भी ट्रैवलर्स थे, ठीक है, यात्री थे जो यहाँ आए थे, उन्होंने भारत को देखा था तो उन्होंने कई बुक्स लिखी थी। उसके अलावा जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने भी कई बुक्स लिखी थी। अब यहाँ पर हम एक प्रश्न कर सकते हैं कि उन्होंने जो जानकारी दी है क्या वो सत्य है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पूरा लिखा है या फिर सबको देखते हुए लिखा है, क्या उन्होंने सामाजिक जो है उसका वर्णन किया है, सामाजिक व्यवस्था का। तो जी बिल्कुल नहीं। जैसा कि एक बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है, यहाँ पर हम बता देते हैं उनका नाम है जेम्स मिल। इन्होंने 1817 में एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। इन्होंने मतलब हिस्ट्री को अपने 3 पार्ट में मतलब बंटवारा किया था हिस्ट्री को। पहला था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। तो ये बताइए क्या ये सही है कि उन्होंने रिलीजन के आधार पर हिस्ट्री को बांटा था। तो जी ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हमें हिस्ट्री समझना है तो हमने कैसे कहा था कि हम एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे पढ़ सकते हैं। और उन्होंने कितने भागों में बांटा था, 3 भाग में, जिसमें हमने बात की हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जेम्स मिल की बात करें तो ये एक इतिहासकार, फिलोसोफर और भी पॉलिटिकल मतलब कई चीज़ों पे इन्होंने अपनी व्याख्या दी है, ठीक है। तो जेम्स मिल के बारे में आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये जो है एक फ़िलासफ़र भी थे
और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम हमने आपको बता दिया। यहाँ पर हम बुक का नाम लिख देते हैं इरेज करके इसको। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। और भी कई बुक लिखी गई थी ब्रिटिश रूलर के द्वारा, तो उसमें भी कुछ अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने सिर्फ अपने जो है गवर्नर जनरल के बारे में लिखा है कि उन्होंने क्या क्या मतलब कार्य किए थे, उनकी उपलब्धि के बारे में, और कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। उन्होंने सिर्फ उनकी प्रशंसा और इन सब के ही बारे में लिखा है, तो उससे भी अभी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो हमें अधिक जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्रिटिश रूलर की बुक से भी कई मतलब उन्होंने जो बुक लिखी थी तो गवर्नर जनरल के बारे में पता चलता है। और जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने भी कई जो है महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ दी थी। जैसे कि आप जानते होंगे फाहियान थे, हेनसांग थे, ये जब आए थे तो इन्होंने भी बुक्स लिखी थी, उसके से भी हमें कई जानकारियाँ प्राप्त होती है। ऐसे ही कई यात्री आते रहे समय समय पर और उन्होंने बुक्स लिखी। उसके अलावा यहाँ पर जो रहने वाले क्रांतिकारी थे उन्होंने भी कई बुक्स लिखी थी, नॉवेल्स लिखे थे, तो उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गई सोर्स के बारे में जानकारी कि हमें कैसे पता चलता है। और अभी तक की वीडियो में हमने जाना कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, और जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बुक है जेम्स मिल की, जिसमें हमने उनके बुक के बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं और इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कैसे अंग्रेजों ने व्यापार किया और व्यापार के साथ साथ उन्होंने जो अपने साम्राज्य की भी स्थापना कर दी। तो इसे बहुत ही हम डिटेल से समझने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की, व भारत में उनका प्रवेश कब होता है। क्योंकि ऐसे में आपको डेट पूछ लिए जाते हैं, टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। तो 1600 में जो है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ये इजाज़तनामा दे दिया था कि आप जो है इंडिया में जाकर व्यापार कर सकते हैं, और ये एकाधिकार मतलब वहाँ पर सिर्फ आप ही जो है व्यापार करेंगे और कोई कंपनी वहाँ जाके व्यापार नहीं करेगी, तो इसे कहते हैं एकाधिकार। तो इससे अंग्रेज़ों को ये फ़ायदा था कि उनको जितने भी प्रॉफिट है वो सिर्फ अकेले मिलेंगे, और वहाँ से वो जो है इंडिया में आकर कम दाम में सामान खरीदेंगे और इंग्लैंड में उसे हाईएस्ट रेट पर मतलब बेचेंगे। तो ये उनका पूरा एक फोकस था कि हम इंडिया में आएंगे, यहाँ पर कम चीज़ों में जो चीज़ें खरीदेंगे और इंग्लैंड में जब हम उसे भेजेंगे तो वहाँ पर उसे हाईएस्ट रेट में बेचेंगे। तो 1600 में ध्यान दीजिएगा महारानी विक्टोरिया प्रथम ने ये इजाज़तनामा दे दिया था। अब अंग्रेज मूव करते हैं भारत की ओर, और जैसे ही वो भारत में प्रवेश करते हैं उन्होंने यही सोचा था कि हम जो है प्रॉफिट करेंगे, बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे मनी। पर यहाँ पर उन्होंने देखा कि हमारे ही तरह कई अन्य जो है लोग भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। अन्य लोग में कौन कौन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुर्तगाल, डच, उसके बाद अंग्रेज तो थे ही, और डेन और फ्रांसीसी। आगे जाकर इन सभी में कंपटीशन होने लगा। क्यों के लिए? जितने ज़्यादा मार्केट रहेंगे तो आपस में कंपटीशन भी होगा, प्रॉफिट पूरा अपने आप को नहीं मिल पाएगा। और किंग जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो इजाज़तनामा जारी किया था वो अन्य लोगों ने तो नहीं माना था, इसीलिए वो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। जैसे कि पुर्तगाल, डच, ये लोग तो कर ही रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं अब हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे। किस प्रकार करेंगे? जब भी इन्हें मौका मिलता था, इन्हें मतलब अंग्रेज़ों को, तो ये जो अन्य जो पुर्तगाल है, डच, इनसे लड़ाई करते थे, उनकी शिप को जो है नष्ट कर देते थे। तो ऐसी ऐसी जो है समय समय पर इन्होंने लड़ाइयाँ भी की हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बंगाल में कैसे इन्होंने अपना अधिकार किया। अब यहाँ से हम बंगाल पे फोकस करेंगे। अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया था, बंगाल में धीरे धीरे जो है अपना जितने भी इशू होते हैं, राजा लोग के जो इशू होते पॉलिटिकल इशू, उसमें भी हस्तक्षेप करने लगे और बंगाल पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें नोट भी कर रहे होंगे, ताकि ये आपको रिवीजन टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। इसलिए इसे ज़रूर नोट करिएगा। यहाँ पे जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, कैसे कैसे आगमन हुआ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसे भी आपने नोट कर लिया होगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
अब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। तो देखिए उस टाइम बंगाल एक बहुत ही समृद्ध जो है राज्य था। वहाँ पर जो खेती है वो भी काफ़ी अच्छी होती थी, इसलिए अंग्रेज़ों की हमेशा नज़र बंगाल पे रहती थी। और जो मुगल शासक औरंगज़ेब हैं उनकी मृत्यु के बाद जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी अच्छे से जो है प्रॉफिट जो है अर्न करना स्टार्ट कर दिया। अब हम औरंगज़ेब की बात करें तो द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो था वो औरंगज़ेब था। अगर आपको मुगल क्रम याद है तो देखिए सबसे पहले कौन था जिसने मुगल जो है स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की, तो वो थे बाबर। और सबसे लास्ट थे बहादुर शाह जफर। यहाँ पर हमने बात की है लास्ट पावरफुल मुगल रूलर की। तो औरंगजेब जो थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने इतने अच्छे से कुछ नहीं संभाला और उनकी जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो लास्ट जो पावरफुल रूलर थे वो थे औरंगजेब। जैसे कि हमने बात किया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने एलिमिनेट किया अपने जो साथ के कॉम्पिटिटर थे, जो फ्रांसीसी थे, डच थे, उनके साथ कंपटीशन करने लगा, उनकी शिप को नष्ट किया उन्होंने। इसी तरह चलता रहा और इन्होंने औरंगजेब से एक फरमान जारी करवाया। फरमान का मतलब होता है कि आदेश, एक आसान भाषा में समझे तो आदेश। उन्होंने ऐसा आदेश जारी करवा दिया कि अब जो है आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसे? अंग्रेजों को। अंग्रेज जो व्यापार करते थे उन्होंने फरमान जो है जारी औरंगजेब ने कर दिया कि आज से कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। तो इससे भी अंग्रेजों को काफी ज्यादा जो है प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया कि अब आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अंग्रेज काफी ज्यादा चालाक थे। उनका एक ही मात्र फोकस था कि हमें किसी भी तरह से व्यापार करना है, अपना व्यापार बढ़ाना है, चाहे उससे किसी को लाभ हो या हानि हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं था। उनका बस एकमात्र उद्देश्य था कि हम आए हैं और यहाँ पर ढेर सारा जो जितनी भी संपत्ति है, खजाना है इंडिया का, वो यहाँ पर देख चुके थे कि यहाँ के राजा कैसे आपस में लड़ते हैं और हम इसी का फायदा उठाकर यहाँ की ढेर सारी संपत्ति जो है अपने देश में जाकर दे सकते हैं। इन लोग का यही सब प्लान था। इसीलिए जो है अब तो टैक्स भी नहीं देना है, मतलब वो काफी अच्छे से कमा सकते हैं। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद अंग्रेजों ने जो है वो काफी ज्यादा धन कमाने लगे। कुछ सालों तक उन्होंने बहुत ज्यादा धन कमाया, भ्रष्टाचारी और ये सब भी उन्होंने दिया। इनके कुछ गुप्त जासूस भी थे, ठीक है। गुप्त जासूस के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और इन्होंने ढेर सारा धन कमाया। अब बात कर लेते हैं हम बंगाल की ओर। सबसे पहले अंग्रेजों का जो ध्यान था वो बंगाल पर था, क्योंकि बंगाल की जो भूमि है वो काफी ज्यादा उपजाऊ थी और एक समृद्ध राज्य भी था। बंगाल में प्रवेश करते ही अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर 1651 में एक फैक्ट्री स्थापित की, एक इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की। अब फैक्ट्री स्टार्ट करने के बाद उन्होंने अब और अपनी फैक्ट्री बढ़ानी जो है उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ाते रहे। और इसी तरह उन्होंने वेयर हाउस भी बनाया। वेयर हाउस यहाँ पर जो है सामान रखे जाते हैं। अभी हम व्यापार के बारे में बात करें तो कैसे कैसे उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया था, ठीक है। तो इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना की बंगाल में, उसके बाद वेयर हाउसेज बनवाए जहां पर जो है गुड्स रखे जाते थे, वस्तुएं। और इन्होंने जो है किलेबंदी भी करना शुरू कर दिया, मतलब अराउंड में जो है फोर्ट के अराउंड में किलेबंदी करना भी शुरू कर दिया। ये सभी चीजों का ध्यान रखते थे कि हम पे कोई आक्रमण ना हो, इसी के चलते उन्होंने जो है किलेबंदी भी करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे कि बंगाल के नवाब उस टाइम कौन थे। सबसे पहले अभी तक सब अच्छा चल रहा है, अपने मन अनुसार जो है अंग्रेज अपना जो है धन संपत्ति कमा रहे हैं। अब दखल देने के लिए आ गए थे नवाब। नवाब मतलब राजा, वो किसके? बंगाल के राजा। बंगाल के राजा उस टाइम थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां एक योग्य शासक थे। इन्होंने बंगाल को है जो नवाब थे उन्होंने काफी अच्छे से संभाला। उसके बाद बात करते हैं सिराजुद्दौला। इनकी मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब नियुक्त हुए।
सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब नियुक्त हुए। अब सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल के नवाब नियुक्त हुए, उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है टैक्स नहीं पे करते हैं, जो कि औरंगजेब ने फरमान दिया था कि अब आप बिना टैक्स के जो है व्यापार कर सकते हैं। परंतु बंगाल की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, जो है इनकम जो होते टैक्स होते वो सब नहीं आ पा रहे थे। तो इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि अब आप हमें टैक्स देंगे, और ये बात ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उसके बाद जब दूसरी बात करें कि किलेबंदी, अभी भी अंग्रेज अपने जो है किलेबंदी कर रहे थे और भी कई कार्य ऐसे कर रहे थे जो सिराजुद्दौला को बिल्कुल नहीं पसंद थे। तो उन्होंने इसका विरोध किया, जो कि अंग्रेजों को ये बात खटक गई। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हमने जो भी प्लान किया है, जो भी किलेबंदी हम कर रहे हैं, वो हम ऐसे ही करते रहेंगे। जब उधर से कुछ रिस्पांस नहीं आया तो सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब हैं, उन्होंने सोचा कि अब हमें आक्रमण करना पड़ेगा। और यहाँ से दोस्तों अब तैयार होते हैं कि लड़ाई कैसे हुई थी, प्लासी की, द बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि प्लासी की लड़ाई अब कैसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ से अब देखिए कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में जो है बात जो है जम नहीं रही है, और इसी तरह से आगे लड़ाई होती है। सिराजुद्दौला क्या करते हैं, अपनी पूरी सेना लेकर जो है वो कासिम बाजार, जो कि ये बाजार अंग्रेजों का क्षेत्र था, यहाँ पर वो व्यापार करते थे। कासिम बाजार को जो है सिराजुद्दौला ने हड़प लिया, मतलब वहां पर अपना अधिकार कर लिया कासिम बाजार को। उसके बाद वो फोर्ट विलियम की ओर बढ़े और उस पर भी आक्रमण किया। किसने किया? नवाब ने। यहाँ पर आप नवाब लिख सकते हैं, नवाब से आप समझिएगा कि हम सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी टाइम पीरियड बताए जा रहे हैं, उन्हें आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कंपटीशन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चीजों को आप नोट कर सकते हैं। हमने बात कर ली कि कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण के बाद अंग्रेजों में बहुत ज्यादा गुस्सा फूट गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसी का बदला लेने के लिए अब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना तैयार की गई, जो जाती है लड़ाई करने प्लासी की। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लासी की लड़ाई कैसे और कब चालू होती है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सैन्य, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है डिमांड की कि हमें जो है और आर्मी फोर्स चाहिए, ताकि हम जो है यह युद्ध कर सके। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। ये और सिराजुद्दौला के जो मध्य है लड़ाई हुई। जैसा कि दोस्त अभी तक आप देख रहे हो कि अंग्रेज काफी ज्यादा जो है चतुर हैं, चालाक हैं। उन्होंने अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी जो है उन्होंने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। हमने पहले भी बात की थी कि उनकी शिप को उन्होंने नष्ट किया था और वहां भी लड़ाइयां लड़ते थे। अब यहाँ पे भी यही बात आती है कि जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव और जो अंग्रेजी सैनिक है ये जब प्लासी का युद्ध लड़ने जा रहे थे, उन्होंने इससे पहले ही रणनीति बना ली थी। कैसी रणनीति? हमने यहाँ पर एक बात कही थी, गुप्त सूचकों ने ये पता लगाया था कि ऐसा कौन सा है सेना में, मतलब सिराजुद्दौला की सेना में ऐसा कौन है जो कि अंग्रेजों का साथ दे सकता है, मतलब देशद्रोही का काम कर सकता है। तो अंग्रेजों ने उसे लालच दिया। लालच देने के बाद जो है यहाँ पर जो युद्ध होता है, जिसमें हम आपको बता दें सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, इसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर हमेशा ये सपना देखता था कि मैं बंगाल का नवाब कब बनूंगा, क्योंकि बंगाल के नवाब अभी थे सिराजुद्दौला और मीर जाफर भी बनना चाहते थे बंगाल के नवाब। तो इसलिए ये जो सूचना है ये अंग्रेजों को पता चल गई। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे लालच दें कि हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, मतलब हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ। तो मीर जाफर को ये डील काफी अच्छी लगी। उन्होंने सोचा मैं क्यों ना अंग्रेज का ही साथ दूं, क्योंकि मैं जो है बंगाल का नवाब बन जाऊंगा। तो सिराजुद्दौला और जो सेनापति है मीर जाफर और भी कुछ लोग थे,
कुछ लोग जो कि अंग्रेजों के साथ सम्मिलित थे इस लड़ाई में, और सिराजुद्दौला को इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। अब जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी एक जगह का नाम है जहां पर ये युद्ध हुआ था अंग्रेजी सैनिक और सिराजुद्दौला के मध्य, तो सिराजुद्दौला को इसमें भारी हार का सामना करना पड़ा। अब भारी हार का सामना क्यों करना पड़ा ये तो आप सोच ही सकते हैं कि उसका जो सेनापति है, जब वो खुद ही देशद्रोह किया उसने, मीर जाफर, उसने लड़ाई ही नहीं लड़ी, मतलब युद्ध में उसने लड़ाई ही नहीं लड़ी। और भी जो कुछ हमने बात किया कि कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे, उन्होंने भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। तो इस तरह से जो प्लासी का युद्ध है, इसमें सफलता किसको मिली? अंग्रेज को मिली। ये क्यों मिली ये भी कहानी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्लासी की ये जो लड़ाई है, क्या ये वास्तविक लड़ाई थी? प्लासी का युद्ध क्या ये पहले से ही निर्णायक युद्ध नहीं था? ये एक निर्णायक युद्ध था। निर्णायक मतलब पहले से ही इसमें पता था कि इसमें जीत किसकी होनी है, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो टीम थी, जो आर्मी फोर्स थे, उसके कई अन्य लोग थे, उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एक युद्ध था। अंग्रेजों ने जो है एक चाल चली जिसमें कि उसने मीर जाफर को फंसाया, और ये प्लासी का युद्ध है जो है, अंग्रेजों के पास ज्यादा सेना भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो है ये युद्ध जीत लिया। तो इसे हम नहीं कहेंगे कि प्लासी का युद्ध जो है वो एक, कह सकते हैं कि एक युद्ध नहीं माना जाएगा, एक निर्णायक फैसला ही माना जाएगा, जो कि पहले से ही तय था कि इसमें अंग्रेजों की जीत होगी। तो अब सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर। ये नाम आपको याद रखना है, मीर जाफर। नवाब। अब अंग्रेज इसी की राह देख रहे थे कि कब हमें ऐसा कोई राजा मिले जिसे हम कठपुतली की तरह यूज कर सके। कठपुतली के मतलब कि हमारे जितने भी कार्य हैं, हम जितने भी जो है एक्ट लाए, चार्टर्ड लाए, वो सभी जो है मीर जाफर बिना कुछ कहे उसे लागू कर दे। उन्हें एक ऐसी राजा की ही जरूरत थी जो सभी अंग्रेजों की बातों को सुने, और मीर जाफर ऐसा ही था। कई दिनों तक जो है मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेज जैसा जैसा कहते थे, मीर जाफर वैसा कहता था। तो इसीलिए एक वर्ड यूज हुआ है बुक में, पपेट, और अगर हिंदी में हम कहें तो कठपुतली। तो मीर जाफर को इसकी संज्ञा दी गई है कि ये कठपुतली था जो कि अंग्रेजों के इशारों पर जो है नाचता था। तो कई दिनों तक इसने साथ दिया, पर अब उसे समझ में आ रहा था कि ये सब मन मुताबिक नहीं है, हमें भी जो है राज्य संभालना है। बट मीर जाफर इतना योग्य शासक नहीं था कि वो राज्य संभाल सके। इसके बाद अंग्रेज और मीर जाफर में कुछ अनबन हो जाती है। इसके चलते जो है अंग्रेज जो है वो मीर जाफर को भी हटा देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को तो कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी बातों को सुने। पर मीर जाफर अब अंग्रेजों की बातों को नहीं सुन रहा था। जब तक मीर जाफर था उसने कई जो है टैक्स पे किए थे, अंग्रेजों को कई सारे भेंट भी दिए थे। पर जैसे ही मीर जाफर ने किसी चीज का विरोध करने लगा तो मीर जाफर को हटा दिया गया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यापार के साथ साथ कैसे उसने व्यापार के साथ अब जो है बंगाल पर भी अधिकार करना जो है चालू कर दिया अंग्रेजों ने। यहाँ पर उसने प्लासी की भी लड़ाई लड़ ली। प्लासी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जो बात है, ये हम कहना ही भूल गए कि ये एक बहुत बड़ी विजय थी अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इसमें जो है जीत भी अंग्रेजों को ही थी और ये काफी बड़ा युद्ध था। इसलिए प्लासी को युद्ध को अंग्रेजों ने एक विजय के रूप में देखे तो एक बहुत बड़ी विजय थी अंग्रेजों की, प्लासी का युद्ध। इसके बाद हमने मीर जाफर के बारे में बात किया कि मीर जाफर को भी हटा दिया गया। मीर जाफर के बाद आते हैं मीर कासिम। अंग्रेज सोच रहे थे अभी कि मीर जाफर को अब हमने हटा दिया है, पर अब हम मीर कासिम को लाएंगे जो कि कठपुतली का काम करेगा। पर ऐसा बिल्कुल हुआ ही नहीं। मीर कासिम एक योगी शासक निकला। अभी बंगाल में काफी ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, उसने सभी स्थिति को जो है संभाल लिया था और ये भी चाह रहा था कि अंग्रेज जो है अब हमको टैक्स दे। बट अंग्रेजों को ये बात फिर से पसंद नहीं आई। जैसे सिराजुद्दौला ने भी अपने टाइम पर टैक्स वसूलने की बात कही थी, मीर कासिम ने भी सोचा क्यों ना हम टैक्स लें, क्योंकि अंग्रेज जो अभी व्यापार कर रहे हैं उनसे काफी ज्यादा इन्हें धन लाभ हो रहा है और ये बिना किसी टैक्स के कर रहे हैं। तो मीर कासिम ने भी विरोध किया। और मीर कासिम के विरोध से अंग्रेज परेशान हो गए।
अब बात करते हैं, नेक्स्ट युद्ध होने वाला है बक्सर का युद्ध। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इस युद्ध को भी आप जरूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मीर कासिम, जो अभी लगातार विरोध कर रहा है अंग्रेजों का कि अब आपको टैक्स देना होगा और ऐसी चीजें। तो मीर कासिम ने सोचा अब क्यों ना हम एक मैत्री संगठन कर लेते हैं अन्य राज्यों के साथ, और हम सभी जो है मिलकर अंग्रेजों का जो है सामना करेंगे और अंग्रेजों को हरा देंगे। इससे क्या होगा, अंग्रेज जो है बाहर चले जाएंगे। बंगाल पे जो भी अधिकार करना चाहते हैं या जो पॉलिटिकल इशू में ये सम्मिलित होना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं आ पाएंगे, इन्हें हम जो है हटा देंगे बीच रास्ते से। तो मीर कासिम ने सबसे पहले अवध के राजा मीर कासिम फर्स्ट, दूसरा मीर कासिम हो गए, उसके बाद अवध के नवाब, और एक और थे, उनका नाम था सुजाउद्दौला। मीर कासिम ने अवध के नवाब और सिराजुद्दौला से जो है हेल्प मांगी कि हम तीनों जो है मिलकर एक युद्ध लड़ेंगे जिसमें हम अंग्रेजों को हराएंगे। और ये दोनों ने उनकी बातों को हामी भर ली, मीर कासिम के बात को हामी भर लिया और इन्होंने जो है एक सेना तैयार कर ली थी। बट अभी भी इन तीनों में आपस में ही संदेह था कि कोई किसी को धोखा ना दे दे, कहीं कोई लड़ाई से जो है अंग्रेजों के साथ न मिल जाए। तो ये सब काफी ज्यादा कंफ्यूजन था उन लोगों के बीच। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। इसे हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हमने जितनी बातें कही। बक्सर की बात कर ले दोस्तों, तो सेनाएं तो अब सब साथ हो गई थी। अवध के नवाब भी थे, सुजाउद्दौला थे और मीर कासिम भी थे। बट जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई तो इसमें भी जीत अंग्रेजों की हुई। सुजाउद्दौला जो थे उन्होंने भी बाद में संधि कर ली, जिसे कि इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की यहाँ पर 2 संधियां हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। और जो अवध के नवाब थे उनसे भी ये संधि कर ली गई। लास्ट में बचते हैं मीर कासिम, जिसका सपना था कि मैं बंगाल का नवाब बनूंगा और यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। बट उनका जो ये सपना है ये चूर चूर हो गया और उन्हें उस टाइम युद्ध से भागना पड़ा। आगे जाकर इनका जीवन काफी ज्यादा जो है संघर्षपूर्ण रहा, इन्हें कोई जगह नहीं मिली और ये ऐसे ही भटकते रहे दर बदर और लास्ट में इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इस तरह यहाँ पर हमने प्लासी के युद्ध में जाना, बक्सर के युद्ध के बारे में जाना। यहाँ पर हमने आपको बताया अवध के नवाब थे और भी जो थे अन्य कहानियां, वो भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ नाम जो है अवध के नवाब, उनका नाम शाह आलम द्वितीय, ये इनका नाम है। जो कि बक्सर के युद्ध में जो हमने बात की थी अवध के नवाब, इनका नाम था शाह आलम द्वितीय था और ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जान लिया कि इसमें जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये जो मीर कासिम है वो बुरी तरह जो है हार गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने अब नया प्लान बनाया। क्या क्या प्लान बनाया इसमें हम पढ़ेंगे। जो है सब्सिडरी अलायंस बनाई थी इन्होंने और हड़प नीति, ये सभी नीतियां इन्होंने बनाई थी। अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अब आगे आने वाले युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके पहले हमने बात की थी प्लासी के युद्ध के बारे में, जहां से अंग्रेजों की एक विजय जो है स्थापित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, इसमें उनको जो है दूसरी विजय भी मिली थी। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने एक नीति लाई थी, वो है सब्सिडरी अलायंस, जिसे कि कहते हैं सहायक संधि। यह संधि क्या था इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि। यह संधि में क्या बातें थी ये हम आपको बताएंगे। इस संधि में अंग्रेजों ने ये बातें राजा को कही थी कि अब आप खुद का अपना जो है इंडिपेंडेंट फोर्स, आर्म फोर्स नहीं रख सकते हैं, मतलब खुद का स्वतंत्र जो है आप
सैनिक नहीं रख सकते, वो हम आपको देंगे। आपकी सुरक्षा का ध्यान जो है हम रखेंगे। आप जो है जो इंग्लिश कंपनी थी जो, वो हम आपको फोर्स प्रदान करेंगे, आपको खुद रखने की जरूरत नहीं होगी। बदले में इसको आपका जो है फोर्स का खर्चा जो है आपको खुद ही उठाना होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि उनको जो है एक पेमेंट देना होगा। तो सहायक संधि में क्या करना था, जो फोर्स थी वो कौन देगा, ये अंग्रेज, और इसका पूरा खर्चा जो है राजा को ही उठाना पड़ेगा। सहायक संधि के तहत जो है फोर्स हम आपको प्रदान करेंगे, इसके बदले में आपको हमें कुछ पेमेंट करना होगा, मतलब अंग्रेजी जो है सैनिकों को कुछ पेमेंट करना होगा। अगर आप ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका जो राज्य है उसे हम अपने में शामिल कर लेंगे, उसको हम हड़प लेंगे। तो ये सबसे पहले देखा गया रिचर्ड वेल्सले। रिचर्ड वेल्सले ने सबसे पहले इस नीति को लागू किया और इसका सबसे पहला निशाना कौन बना, अवध। अवध में सबसे पहला जो है सहायक संधि हुआ था। उसके बाद सेम ऐसा हुआ मैसूर के बाद। मैसूर, अब हम बात कर लेते हैं मैसूर के युद्ध की। यहाँ पर हम राजा की बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली, जो कि मैसूर के राजा थे, और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है टीपू सुल्तान जो है उन्होंने राजगद्दी संभाली, और वो थे मैसूर के राजा, जिनको कि आप जानते होंगे टाइगर ऑफ मैसूर। इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। तो मैसूर में जो है टीपू सुल्तान एक बहुत ही योग्य शासक थे। इन्होंने काफी अच्छे से संभाला था अपने राज्य को, और वहां पर इन्होंने एक रूल लाया था। ये रूल था कि जो मालाबार तट है वहां पर जितने भी सामान जो अंग्रेज वहां से खरीदते हैं वो सभी बंद कर दिए जाएं। ठीक है, तो इससे अंग्रेजों को काफी ज्यादा नाराज हुए वो, और इन्होंने अंग्रेज और टीपू सुल्तान के भी मध्य जो है लड़ाइयाँ हुई। दोस्तों, आप जो है लगातार देखते आ रहे हैं कि अंग्रेज जो है सबसे पहले बंगाल के साथ लड़ाई करते हैं, वहाँ के नवाब के साथ लड़ाई करते हैं, उसके बाद जो है बक्सर की भी लड़ाई करते हैं, अलग अलग जो है राजाओं से लड़ाई करते हैं। अब वो नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे नीचे की भी ओर आ रहे हैं मैसूर की तरफ, और यहाँ पर टीपू सुल्तान से उनकी लड़ाई होती है, टाइगर ऑफ मैसूर जिनको हम जानते ही हैं। यहाँ पर 4 लड़ाइयाँ होती हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि मैसूर के 4 युद्ध हुए हैं। और इसका जो सबसे लास्ट युद्ध हुआ था तो श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ ही जो है यह युद्ध समाप्त होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। ठीक है, टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है क्योंकि उनके दोनों जो लड़के हैं उनको अंग्रेजी सेना जो है उन्हें अरेस्ट कर लेती है, और इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। लास्ट में हमने आपको संधि का भी नाम बताया, श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, और इसमें भी जीत होती है अंग्रेजों की। अब आगे मूव करते हैं हम मराठा युद्ध के बारे में। अब दोस्तों, अब सबसे लास्ट का एक टॉपिक जो और है युद्ध है, वो है मराठा का युद्ध। मराठा भी अभी जो है अलग अलग जगह से लड़ रहे थे, काफी ज्यादा इस टाइम वो थक चुके थे, और इसी टाइम जो है उनका अंग्रेजों के साथ भी युद्ध होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है 3 युद्ध होते हैं। सबसे पहले 1782 में एक युद्ध होता है, जिसकी जो है समाप्ति एक संधि के द्वारा होती है। इसका नाम है सालाबाई संधि। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सन 1803 में ब्रिटिश इसमें आगरा और दिल्ली को भी जीत जाते हैं, वहां के भी क्षेत्रों पर इनका कब्जा हो जाता है। और लास्ट में जो लड़ाई होती है 1817 से लेकर 19 के बीच, उसमें जो है पेशवा को बिठूर भेज दिया जाता है। जैसा कि अगर आपको पता होगा, मराठा में पेशवा जो थे वो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल पद पे रहते थे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हम बात करें मराठा की, तो मराठा में जो प्रांत में सरदार नियुक्त थे, और इन सभी सरदारों का हेड होता था पेशवा, और इन सभी का जो एक मुख्य केंद्र था जहां वो बैठते थे पेशवा, और जो इनकी दरबार लगते थे वो होता था पुणे में। पुणे इनका केंद्र था।
और यहाँ से आपने जान लिया कि सरदार किसे कहते हैं और पेशवा किसे कहते हैं। तो हमने लड़ाइयों के बारे में बात कर ली कि सबसे पहले लड़ाई में जो है सालाबाई संधि हुई थी। उसके बाद 1803 में जो है ब्रिटिश को आगरा और दिल्ली पर भी इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। और लास्ट में 1817 से लेकर 19 के बीच जो है पेशवा को बिट्ठूर भेज दिया गया था। पेंशन उनको मिलती थी और उन्हें जो है बिट्ठूर भेज दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मराठा पर भी अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले जो है दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे जो विभिन्न जितने भी कोर्स हैं सभी से रिलेटेड आपको वीडियो दी जाएंगी। आगे हम बात कर लेते हैं आप हमारे कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। आपके पास एक अभी अच्छा मौका है, तो बिना किसी देरी के आप हमारे सुपर 100 बैच से जुड़ जाइए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। सुपर 100 बैच से जुड़ने के लिए हम आपको बता दें कि अभी 50% ऑफ चल रहा है फीस पे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे सुपर 100 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी। यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है पेमेंट का, वहाँ से जाके आपको पेमेंट करना है और आप हमारे इस सुपर 100 बैच से जुड़ जाएंगे। सुपर 100 बैच से जुड़ने के बाद आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके बाद जो है डाउट सेशन, मोटिवेशन वीडियो, ये सभी आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। इंडिया एजुकेशन हब एंट्रेंस से लेकर काउंसलिंग तक आपके हमेशा साथ रहेगा और एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कराएगा। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट और भी जितने वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, ये सभी भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आप हमारे सुपर 100 बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पर 50% ऑफ चल रहा है और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़िए अपने दोस्तों को, अपने जो है भाई बहनों को भी इसके बारे में बताइए। एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो या फिर पीजी स्टूडेंट हो, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज का ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इंडिया एजुकेशन हब को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।